नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारे, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना को फेक बताया गया है, वो भी किसी और के जरिए नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय कटराजू को लेकर। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना फेक है, लेकिन उनकी इस बात का जवाब आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दिया है जिनका नाम सैयद आता हसनैन है। उन्होंने कहा कि अगर आपको भारतीय सेना के बारे में अगर फेक लगती है तो चलो मेरे साथ आप एलओसी में, पता चल जाएगा कि वहां पर हर चीज फेक नहीं होती है। लेकिन मार्कंडेय कटराजू यहां पर इस बात को लेकर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने फिर से ट्वीट करके जवाब दिया कि अमेरिका की सेना महज उनके कुछ जो फाइटर जेट्स हैं वो भारतीय सेना को ग्राउंड कर सकते हैं, बिल्कुल समतल बना सकते हैं, और ऐसे में भारतीय सेना के पास वो सक्षम है ही नहीं किसी भी तरीके के युद्ध लड़ने के लिए। भारतीय सेना ना तो चीन के साथ मुकाबला कर सकती है और ना ही वो अमेरिका की सेना के साथ मुकाबला कर सकती है, और वो सिर्फ पाकिस्तानी जैसी फेक आर्मी के साथ ही, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक पाकिस्तान जैसे जो दुर्बल देश है उसके साथ ही लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो रिटायर्ड अधिकारी है उन्होंने फिर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका दिमाग शायद इस वक्त कार्य नहीं कर रहा है, लोग आपसे क्या शिक्षा लेंगे अगर आप इस तरीके की बात हमारी इतनी महत्वपूर्ण संस्था के लिए बोलेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर उभर कर आती है कि जो बंदा न्यायाधीश रह चुका है, अगर वो इस तरीके की स्टेटमेंट देता है तो उससे क्या भारतीय सेना का मनोबल बढ़ेगा? ये अपने ही लोग हैं जो अपने ही देश को धीरे धीरे काटते हैं, जिसे हम लोग ये बोलते हैं कि जयचंद जिसे कहते हैं, उसी में से ये मार्कंडेय कटराजू जी एक मुझे लगते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो कई विवादत वाले बयान दे चुके हैं, कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं, जिससे बहुत बड़ी बड़ी इमेज हमारे देश की खराब हुई है। और यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर इनको फेक लग रहा है तो इनको शायद उसी पाकिस्तानी चले जाने चाहिए जहां इनको ये लग रहा है कि भारतीय सेना मुकाबला नहीं कर सकती है, बेवजह फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये एक उम्र का भी आप ये लगा सकते हैं कि पड़ाव में वो इस उम्र में आ चुके हैं, शायद बुद्धि जिसे कहते हैं कि खराब हो चुकी है, जो इस तरीके के स्टेटमेंट भारतीय सेना के लिए दे रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस मामले में? आपको क्या लगता है, क्या इनका ये बयान देना भारत की इमेज को खराब करता है या भारतीय सेना की इमेज को खराब करता है? ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब आपकी तरफ से होना चाहिए, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये देश हित की बात है, भारतीय सेना की बात है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, वो भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि गाजियाबाद के निकट जो ईस्टर्न पेरिफेरल है वहां पर अचानक से भारतीय जो सेना का जो चीता हेलीकॉप्टर है उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, और समय रहते इन दोनों पायलटों ने अपनी सूझबूझ दिखाई और इसको मेन हाईवे पे उतार दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी जो चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और जल्द से जल्द इन्हें बदलने की जरूरत है, नहीं तो इस तरीके के जो हादसे इस वक्त रुके हैं खासकर की पायलटों की सूझबूझ से, वो तो आप ये समझ सकते हैं कि एक टाइमिंग की बात होती है, लेकिन अगर ऐसा हादसा हो जाता खुदा ना खास्ता तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी। इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, तुरंत रिकवरी जो हेलीकॉप्टर है वो आया, उसने इस तकनीक जो समस्या थी, तकनीकी समस्या, उसको ठीक किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों कब तक हम लोग इन जो हेलीकॉप्टर्स है, पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, इन पर भरोसा जताते रहेंगे? हमें जल्द से जल्द स्वदेशी जो हमारे रुद्रा हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा ध्रुव है, इन सबको जल्द से जल्द इंडक्शन इनका करना चाहिए, भारतीय वायुसेना में भी और भारतीय सेना में भी, ताकि एक विश्वसनीयता बनी रहे और इस तरीके के हादसे ना हो। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, और ऐसे में ट्रेनें और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है वो सब इस वक्त स्टॉप है, यानी कि सब रुके हुए हैं। तो ऐसे में अब भारतीय सेना के जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ जो उनकी बटालियंस वगैरह हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो ऐसे में कुछ रूट्स पर भारतीय रेलवे इन सैनिकों के लिए ट्रेन चला सकती है, और इसमें खासकर की कुछ जो रास्ते हैं उनका चयन किया गया है ताकि सेना के जो जवान है अपनी पोस्टिंग पर वो पहुंच सके। और ऐसे में अभी बेंगलुरु में कुछ जगह पे पोस्ट करना है सैनिकों को। ऐसे में एक खबर निकल के आ रही है कि जल्द से जल्द कुछ रूट्स पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि मतलब नॉन एसी होंगी, मतलब उसमें एसी वगैरह नहीं चलाया जाएगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के चक्कर में, और जिस वजह से क्योंकि ठंड में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में नॉर्मल ही मतलब सिंपल ही ये ट्रेनें कुछ रूट्स के लिए खोली जाएंगी खाली भारतीय सेना के लिए। दोस्तों अगली खबर भारत के दोस्त रशिया को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस की रोसबोनोर एक्सपोर्ट ने
कोविड-19 के लिए भारत को, यानी कि भारत की जो प्रधानमंत्री फंड है, राहत फंड है, उसमें करीबन $2 मिलियन का अनुदान देने की बात कही है। और उसने कहा कि भारत और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं और दोनों ही साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ने का काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का जो राहत कोष है उसमें इतनी बड़ी राशि देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रोसबोरन एक्सपोर्ट के साथ भारत के कई सारे डिफेंस डील चल रही हैं, कई सारी चीज़ें जॉइंट वेंचर के रूप में चल रही हैं। तो ऐसे में रूस की तरफ से ये जो अनुदान आया है बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, और रूस काफ़ी सहयोगी है भारत का और हर चीज़ में भारत का सपोर्ट करता है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीबन 15,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इस वक्त रूस में पढ़ रहे हैं और 5,000 से ज़्यादा यात्री इस वक्त रूस में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत पूरी तरीके से व्यवस्था रूस के जरिए की जा रही है ताकि उनको किसी भी तरीके की समस्या ना आ सके। तो ये रूस की तरफ से दोस्तों बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है कि भारत के साथ इस गंभीर संकट में खड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो Su-57 विमान को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी रूस और भारत के बीच में जो ये 5वीं पीढ़ी का जो प्रोग्राम है FGF वो अभी पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि बंद हो चुका है, लेकिन अब इस बार फिर से रशिया ने एक बात ये कही है कि दोनों देश मिलकर इस फाइटर जेट पर काम कर सकते हैं, और वो पेशकश भी कर रहा है भारत के सामने Su-57 की। और रूस के साथ ऑलरेडी भारत की कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं अपग्रेडेशन के, जिसमें सुखोई 30 MKI का प्रोग्राम चल रहा है जिसको और ज़्यादा उन्नत किया जा रहा है। इसके अलावा और भारत रूस से याक 13 लड़ाकू ट्रेनर और MiG-35 जैसे लड़ाकू विमान की खरीद भी कर सकता है। यानी दोस्तों Su-30 को 4++ जनरेशन का बनाने में भी जो बातचीत चल रही है वो भी अपने उन्नत चरणों में पहुंच चुकी है, और इसके तहत यानी कि इस अपग्रेडेशन के तहत AL-41 थ्रस्ट विक्टरिंग इंजन और इरबस ई रडार और R-37M हाइपरसोनिक लॉन्ग एयर को एकीकृत करने की बात भी कही जा रही है। यानी कि Su-30 MKI को और ज्यादा उन्नत और हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस की जाने की भी बात चल रही है, और ऐसे में अब Su-57 की बात भी सामने आ चुकी है। लेकिन भारत चाहता है कि जिस तरीके से भारत ने Su-30 MKI का अधिग्रहण रशिया के साथ किया है, जॉइंट वेंचर के रूप में किया है, इसी तरीके से भारत सोच रहा है कि अगर Su-57 का अधिग्रहण भारत करता है तो वो भी इसी ट्रैक के थ्रू होना चाहिए, इसी तरीके से जिस तरीके से दोनों देश मिलकर इस जेट को डेवलप करते हैं Su-30 MKI को, इसी तरीके से Su-57 पर अगर बात बनती है तो इसी तरीके से उसको खरीदा जा सकता है रशिया से। और ये भी संभावना है कि भारत Su-57 के और ज्यादा उन्नत वेरिएंट को खरीदने का इरादा रखता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय वायुसेना की लंबे समय से हमेशा मांग रही है कि 2 सीट वेरिएंट वाले फाइटर जेट्स को खरीदने की। साथ ही भारत चाहता है कि इसमें उन्नत हार्डवेयर लगाए जाएं, साथ ही इसके अलावा इसमें उन्नत इंजन लगाया जाए और इसमें काफ़ी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें एक तरफ अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर रशिया की तरफ से पिच किया जा सकता है भारत को Su-57 के लिए, क्योंकि भारत अभी इसीलिए रुका हुआ है कि भारत चाहता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में एक Su-57 भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ऐसे में कयास ये लगा रहे हैं कि अभी कुछ समय और वेट करना पड़ सकता है रूस को, क्योंकि भारत चाहता है कि जॉइंटली इस फाइटर जेट को दोनों देश मिलकर बनाएं, कुछ कंपोनेंट्स भारत में बने, कुछ कंपोनेंट्स रूस से आए। हालांकि अभी बात बन नहीं रही है, लेकिन रूस को यहाँ पर उम्मीद है कि भारत शायद हो सकता है कि Su-57 प्रोग्राम में दिलचस्पी दिखाए। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को Su-57 प्रोग्राम में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, या फिर भारत अपने जो खुद के डेवलप कर रहा है प्रोग्राम, जैसे AMC पे काम चल रहा है, इसके अलावा तेजस के उन्नत वेरिएंट्स पर काम कर रहा है भारत, तो ये सब चीजें भी एक तरफ से मायने रखती है, क्योंकि इस वक्त भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने स्क्वाड्रंस को बढ़ाने की। तो आपको क्या लगता है कि दोस्तों इस तरीके के उन्नत विमान को क्या रशिया के साथ खरीदना भारत का, ये समझ सकते हैं कि भारत का फैसला सही होगा या नहीं? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की अगर बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। जी हाँ, भारत HCQ टैबलेट यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को दे सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध बीच में थोड़ा सा खराब हो गए थे, लेकिन अब दोनों के संबंध फिर से सुधर चुके हैं। और ऐसे में इस महामारी के समय में अफगानिस्तान की तरफ से मदद मांगी गई है, और भारत सरकार ने यहाँ पर अपना फैसला लिया है कि वे HCQ जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगी अफगानिस्तान को। यानी दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से भी ये डिमांड भारत के लिए आई है, लेकिन भारत यहाँ पर बहुत सोच समझकर फैसला कर सकता है, और भारत को यहाँ पर यही लगता है कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में उसकी ये मदद नहीं करनी हो, चाहे मामला कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों आए दिन LOC पर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, बेवजह के नागरिकों को मारता है। तो ऐसे में उसके प्रति अगर हम मानवता दिखाएंगे तो ये आप ये समझ सकते हैं कि एक अच्छी बात, यानी आप समझ सकते हैं कि एक
रिस्पॉन्सिबल वाली बात नहीं होगी, यानी कि जो जैसा है उसके साथ वैसा करना ही यहाँ पर बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो यूएस के रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने कहा है कि चीन ने लो लेवल का परमाणु परीक्षण किया है और जिसके कुछ सबूत उन्होंने मतलब सैटेलाइट के जरिए इकट्ठा किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन स्थानों पर लो लेवल का जो परमाणु परीक्षण है वो किया गया है और इस वक्त दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो खराब है और ऐसे में ये भड़काने वाली कार्रवाई हो सकती है चाइना के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने भी हाल ही में लोपनूर जो इलाका है वहां पर परीक्षण किया है, क्योंकि वहां पर कुछ खुदाई और अन्य कई तरीके की चीजें मिली है जिससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा परमाणु परीक्षण किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये बात आपको जानना जरूरी है कि 1986 में अमेरिका और चीन दोनों ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसे हम CTBT कहते हैं उस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ना तो अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है और ना ही इस समझौते को लागू करवाया। हालांकि चीन ने यह कहा था कि CTBT की शर्तों का वो पालन करेगा और अपने परमाणु परीक्षण पर रोक लगा देगा। लेकिन दोस्तों ये जो संधि हुई है उसके बाद अब ये जो साइट से जो डेटा निकला है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। ऐसे में अमेरिका को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आना पड़ रहा है कि आखिर चीन एक तो पूरे दुनिया में इसने वायरस फैला रखा है, दूसरा इसने इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी ये परीक्षण कर रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन लगातार अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ा रहा है और उसका आधुनिकीकरण भी कर रहा है। दोस्तों अमेरिका का यहाँ पर यह भी मानना है कि चीन के पास करीबन 1550 परमाणु वॉरहेड हो सकते हैं। दोस्तों ये क्षेत्रीय अखंडता और अस्थिरता वाली बात हो चुकी है। इस वक्त चीन के द्वारा चीन इस तरीके के परीक्षण अब कर रहा है और किसी को बताए बगैर ऐसे परीक्षण किए जा रहे हैं जिससे कि चीन यहाँ पर ये अपने आप को शो करना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से हताहत नहीं हुआ है और अपनी परमाणु जो क्षमता है उसको लगातार इंक्रीज किए जा रहा है। दोस्तों ये बहुत गंभीर वाली बात है कि उसने इतने बड़े बीमारी फैलाने के बावजूद भी अब वो इस तरीके के जो परमाणु हथियारों के परीक्षण है वो कर रहा है और ये अब सीधा सीधा अमेरिका को टेंशन देने वाली बात हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि भारत को भी यहाँ पर संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का सबसे करीबी चीन ही है और ऐसे में ये जो परमाणु हथियारों का परीक्षण ही कर रहा है वो चिंताजनक हो सकता है आने वाले समय में। और चीन का जिस तरीके से ये वायरस का उद्गम उसने अचानक से किया उसी तरीके से अब ये भी मुश्किल है कि वो आगे क्या कर सकता है, यानी कि यहाँ पे अंदाजा ही हम चीन को देखकर लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप उस बारे में भी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।